अब हम कैलकुलेशन कर रहे थे मैग्नेटाइजेशन के लिए। लास्ट हमने जो किया था, हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड हम ये इक्वेशन नंबर 8 तक पहुंच गए थे, जिसमें हमने इसका दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लिया था विद रिस्पेक्ट टू v on the left side and on with respect to b on the right side with limits v1 to v2 और 0 से b तक। अब लिमिट्स अप्लाई करें, यहां से हमारे पास v आएगा और जब लिमिट्स अप्लाई की तो वो बनेगा v2 माइनस v1। ये चीज हमारे पास डेल v के इक्वल होगी और यहां से b माइनस 0 ER ओवर 2m वैसे ही और b माइनस 0 होना है तो वो सिर्फ b बच जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 9 आ गई। अब हम मैग्नेटाइजेशन के लिए काम करें और यहाँ पे हमारे पास है v। अब मैग्नेटाइजेशन अगर हम देखते हैं तो डायपोल मोमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा, वो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो करंट और एरिया इनका प्रोडक्ट होता है मैग्नेटाइजेशन। I is the current and A is the area of the current loop। हमारे पास करंट लूप यहाँ पे कौन सी है, वो वाला ऑर्बिट जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो ऐसा करंट कैरिंग लूप एक्ट कर रहा है ना। सो अब हमने M हमारे पास आ गया, I और A आ गया। अब हमारे पास करंट किसके इक्वल होता है, करंट होता है कितने चार्जेस कितने यूनिट टाइम में वहां से पास किए वो हमें करंट की वैल्यू देगा। अब चार्जेस हमारे पास कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और टाइम हमारे पास t है। अब टाइम हमारे पास टाइम फाइंड करना चाहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो मेमोराइज करें कि वेलोसिटी हमारे पास इक्वल होती है कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर वेलोसिटी है तो हमारे पास डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी आ गया। टाइम की जगह पे हमने डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी जो है वो पुट किया, s ओवर डेल वी। डेल वी ओवर के नीचे ओवर है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ई डेल वी ओवर 2 पाई आर। अब s हमारे पास जो है वो सर्कमफेरेंस डिस्टेंस है ना बेसिक, तो इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, हमारे पास जो ऑर्बिट है तो उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल है, वो आ गया 2 पाई आर। अब इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, आई की वैल्यू हमने मैग्नेटाइजेशन वाली इक्वेशन ए में पुट की तो हमारे पास ये आ गया। ए की जगह पे सिंपली हमारे पास एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर लगाया, पाई पाई से कैंसिल, आर एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास इक्वेशन 10 जो है वो आ गई। अब डेल वी हमारे पास ऊपर हमने डेल वी की वैल्यू निकाली, वो है ई आर बी ओवर 2m, वो इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देनी है। तो हमारे पास जो ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बनती है दैट इज माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी ओवर 4m। ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है जब हम एक ऑर्बिट को लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें मैग्नेटाइजेशन पूरे एटम के लिए फाइंड करनी है। अब पूरे एटम के लिए फाइंड करनी है तो हमें सारे ऑर्बिट्स लेने पड़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट काम करते हैं फॉर द होल एटम। अब इसके लिए हमारे पास n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, लाइक r1 r2 r3 अप टू rn तक। तो अब हम इन सब का एवरेज लेते हैं। एवरेज क्या लेंगे कि सब r को जो है वो प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल n। टोटल हमारे पास n है ना, n नंबर्स ऑफ ऑर्बिट्स तो डिवाइड कर देंगे तो r हमारे पास एवरेज को शो कर है। अब एटम हमारे पास स्फेरिकल शेप का है, तो स्फेरिकल शेप की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो r है रेडियस वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के, ठीक है। और x हमें पता है x1 x2 अप टू xn, इसका एवरेज हम निकाल चुके हैं। अब सिमेट्रिकल स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से हम कहते हैं कि x इक्वल्स y इक्वल्स z, मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि स्फेरिकल है ना। तो स्फेरिकल होने की वजह से x y and z आर इक्वल, तो हमने जहां पे y और z है वहां पे हम x पुट कर देंगे। x पुट किया तो हमारे पास 3x स्क्वायर हो गया। यहां से हमने सिंपली x की वैल्यू निकाल लेनी x स्क्वायर की और 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर हमारे पास आता है r स्क्वायर ओवर 3। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमने जो हमारे पास 3 डायमेंशनल एटम है, ठीक है, उसको हमने 2 डायमेंशनल एटम में कन्फाइन करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, हम z एक्सिस में अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक 3D एटम, एक 3 डायमेंशनल एटम में हम अलोंग z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब हमने ऐसा किया ना तो जो हमारा एटम है वो 2 डायमेंशनल बॉडी में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ऑर्बिट्स को कन्फाइन कर देगी कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ XY प्लेन में रह जाएंगे। तो किस तरह से जब हमने उसके परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई की, z डायरेक्शन में अप्लाई की, तो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो 2 डायमेंशनल XY प्लेन में
कन्फाइन हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशन में रह गया तो आर स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है देन फिर से एक्स हमारे पास वाई के इक्वल आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर किसके 2x स्क्वायर हो जाना है, आर हमने फिर यहाँ से एक्स हमारा जो है वो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया 2, और एक्स स्क्वायर की हमने पीछे वैल्यू ये निकाली है विच इज आर स्क्वायर ओवर 3, तो ये हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 2/3 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब काम हम किसके लिए कर रहे हैं, हम एन ऑर्बिट्स मतलब कि होल एटम के लिए मैग्नेटाइजेशन को फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि वो n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में है, ठीक है, तो z नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी टोटल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास इक्वेशन 11 जो थी, इक्वेशन 11 हमारे पास कौन सी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 11 के माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी ओवर 4m। z के लिए ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम जब एक ऑर्बिट को ले रहे थे, अब z ऑर्बिट्स के लिए ले रहे थे हमने यहाँ पे सिर्फ z लगा देना है, माइनस जी ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 4m लगा दिया। अब क्या करना है, अब मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू b, आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है जो कि हमने यहां से निकाली 2/3 आर स्क्वायर, ये हमने लगा दी, तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है m इज इक्वल्स टू माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 6m आर स्क्वायर बी। अब नेगेटिव साइन क्यों आया, हमें पता है कि हम डायामैग्नेटिक की लेगवेंस थ्योरी को पढ़ें, और डायामैग्नेटिक मटेरियल वो है जब उस पे फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये उससे रिपेल होते हैं, मतलब उससे ऑपोजिट मूव करते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट है, इसलिए मैग्नेटाइजेशन हैज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। ये नेगेटिव साइन इस चीज का प्रूफ है। अब मैग्नेटाइजेशन तो हमने निकाली, अब मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमें इंटेंसिटी देता है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी देता है, और उसके लिए क्या होगा, सिंपली हमारे पास n साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n नंबर्स ऑफ हमारे पास जो है एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में आते हैं, ठीक है, तो जब हमने मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम की जो कि इंटेंसिटी है, तो सिंपली हमारे पास में n नंबर्स ऑफ एटम्स उस वॉल्यूम में जो एग्जिस्ट करेंगे वो हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ एक n मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टर्म। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक, देखें जब भी हम किसी चीज को, इसको पहले एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि हम अगर लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम मेजरिंग टेप इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरिंग टेप क्या है, एक वो चीज है जो कि लेंथ को मेजर कर रही है। इसी तरह से जब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, उससे हमारा जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, उस चीज को अगर हम मेजर करेंगे तो उस चीज को जब हम मेजर करते हैं तो वो टर्म कहलाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। So magnetic susceptibility is a measure of how much a material will become magnetized in an applied magnetic field. अगर हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी रेशो है अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के, कि जो हम अप्लाई करें तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या थी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी थी ना बेसिकली, जो हमने मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम पीछे फाइंड किया वो इंटेंसिटी थी, और उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं जो हमने मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है वो अप्लाई की, तो ये हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देंगे। अब इससे क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी कहाँ मेजर हेल्प करेगी, अब देखें वेट अगर हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम वेट्स को यूज करते हैं, लाइक अगर हमने किसी चीज का मास फाइंड करना है तो उसके लिए हम वेट यूज करेंगे। इसी तरह से जब हमने मैग्नेटाइज कितना मटेरियल हो रहा है उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूज करेंगे। तो कितने मटेरियल, कौन सा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है ये हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता लगा, मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी हेल्प करेगी मटेरियल्स को क्लासिफाई करने में कि ये वाला मटेरियल ज्यादा जो है वो मैग्नेटाइज हो रहा है जब हमने फील्ड अप्लाई की, ये मटेरियल नॉर्मल हो रहा है मैग्नेटाइज, और ये मटेरियल बिल्कुल कम हो रहा है। तो इससे हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ने हमें हेल्प आउट किया कि हम अपने मटेरियल्स को स्पेसिफाई कर दें, क्लासिफाई कर सकते हैं
कि किस तरह से वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया। एक वो कैटेगरी आती है जिसमें हमारे पास जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं खुद को, मतलब कि वो अट्रैक्ट होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से मटेरियल्स, उसको कहते हैं कि उसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 से ज्यादा होगी। अब वो मटेरियल्स हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरे मटेरियल जो कि हम पढ़ रहे हैं, हम लेगमैन्स थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे हैं। तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे मटेरियल्स उससे रिपेल होते हैं, मतलब कि वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। जब वीकली मैग्नेटाइज होंगे तो इसका ऑब्वियस मतलब कि इनकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम है, मतलब कि उसके ऑपोजिट मूव करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बातें बोलती कि किस तरह से वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या वो अलाइन नहीं करते बल्कि उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। हमने बात की थी कि दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो उस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो वो अपने आप को इंक्रीज में ले आते हैं, या उसके ऑपोजिट मूव करते हैं तो वो खुद को डिक्रीज कर लेते हैं। इसी तरह से बात हुई थी। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट करती है कि मटेरियल या तो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से या रिपेल हो रहा है। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक में आएगा, अगर रिपेल हो रहा है तो वो किस में आएगा, वो डायमैग्नेटिक में आएगा, मतलब कि एंटी अलाइन, अपने आप से दूर फेंकेंगे। जिधर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी डायमैग्नेटिक मटेरियल उस तरफ मूव करेंगे। ये तो होगी एक बात। अब अप्लाइड फील्ड के टॉप पे मैग्नेटाइजेशन जो है, अगर तो हमारे मटेरियल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्ट कर रही है तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो मटेरियल में ऐड होगी। हमने कल पढ़ा था m प्लस डेल एम और m माइनस डेल एम। अगर तो वो लाइंस मतलब कि वो वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे पैरामैग्नेटिज्म में, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी वो उस तरफ मूव करेंगे। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में उसका उलट होता है, वो वहां पे मूव करते हैं जहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती है, मतलब कि ये अपने आप को दूर करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन की टर्म इसमें से माइनस होगी, ये डिक्रीज कर देगा। अब क्वांटिटेटिव अगर हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो इससे हमें क्या चीज मिलती है, इससे हमें मटेरियल की स्ट्रक्चर समझ आती है। ये हमें मटेरियल की स्ट्रक्चर का जो इनसाइड व्यू है वो प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसमें एनर्जीज कैसी हैं। तो ये सारा कुछ हमें अगर एक क्वांटिटी, एक मकदार मतलब कि 5 या ऐसी कोई अमाउंट है ना, तो वो हमें बताएगा कि हमारे मटेरियल की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉन्डिंग कैसी है, उसकी एनर्जीज क्या है। तो ये हमें क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू से ही पता लगेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अब हम फाइंड आउट करते हैं। हमने कहा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इंटेंसिटी ओवर अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। अब हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू तो हम पीछे फाइंड आउट करके आए, विच इज -n(ZE² over 6m(r²)BA) और h हमारे पास साथ डिवाइड में आ गया। अब B हमारे पास क्या है, B हमारे पास अप्लाइड फील्ड है, इसकी भी हमें वैल्यू पता है, μ0H होती है। μ0 हमारे पास होती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हमने अप्लाई किया यहाँ पे तो H कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बचती है वो -n(ZE² over 6m(r²) μ0। अब यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ गया, जो हमें बता रहा है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो कम होती है, 0 से कम होगी, मतलब कि वो नेगेटिव में आ रही है। रिलेटिव परमिबिलिटी ये भी एक टर्म है। अब जब हम ससेप्टिबिलिटी का रिलेटिव परमिबिलिटी के साथ एक रिलेशन देखते हैं तो μr रिलेटिव परमिबिलिटी इक्वल होती है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी हमें पता है -n(ZE² over 6m(r²) μ0। अब 1 में से भी ये वाली वैल्यू जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब कि रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वो भी हमारे पास 1 से कम होगी। तो रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन यूनिटी है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। अब हमने जो होल लेगमैन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म को पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं कुछ टर्म्स में कि हमने पूरे लेक्चर में क्या रीड आउट किया है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव, 0 से कम होती है, और ये हमें इस रिलेशन से पता लग रहा है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NZE² होता है ना, तो डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ एटम्स को हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। ये डिपेंड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, और वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। इसका मतलब कि ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायमैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने यही पढ़ा कि इसके शेल्स में इवन इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को, अगर एक स्पिन अप है दूसरा डाउन है, क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को करते हैं कैंसिल। ऑल मटेरियल्स हैव डायमैग्नेटिज्म, ऑल्दो ये के मैग्नेटिक इफेक्ट्स इनका होता है, कि ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है एटम्स की। अब एक एग्जांपल दिए कि उसमें हमें R दिया हुआ है, उसमें N दिया हुआ, तो ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सिंपली हमने वैल्यू जो है वो फॉर्मूला में पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि लेग्रेंज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर रहा है, कि हमने इसमें लेग्रेंज थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म पढ़ा, लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म से, कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, फिर डायमैग्नेटिज्म क्या है, फिर डायमैग्नेटिज्म में हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, फिर हमने थ्योरी का स्टार्ट किया कि इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन फॉर वन ऑर्बिट और मैग्नेटाइजेशन फॉर द होल एटम। देन हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है, और कंक्लूड किया अपने पूरे लेक्चर को।